हेलो एंड वेलकम। आज हम बायोटेक्नोलॉजी की फैसिनेटिंग दुनिया को डीकोड करने जा रहे हैं और मेरे साथ है एक बहुत ही क्यूरियस लर्नर। रेडी हो टू स्टार्ट दिस जर्नी? बिल्कुल रेडी मैम। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस टॉपिक को आखिरकार ठीक से समझने के लिए। ग्रेट। तो चलो एक सिंपल से सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचो, दही, हाँ वही दही जो हम रोज घर पे जमाते हैं, उसमें और डीएनए में क्या कॉमन हो सकता है? दही और डीएनए? मैम ये तो बिल्कुल अलग चीजें लगती है। एक किचन की चीज है और दूसरा सुपर एडवांस लैब्स में स्टडी होता है। दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं दिख रहा। एग्जैक्टली। और बस यही तो सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है। ये स्लाइड देखो, दही, ब्रेड, यहाँ तक कि वाइन, ये सब ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी के एग्जाम्पल्स हैं। हम हजारों सालों से माइक्रोब्स, मतलब बहुत ही छोटे जीव, यूज कर रहे हैं इन चीजों को बनाने के लिए। वेट सीरियसली? मतलब दही जमाना भी बायोटेक्नोलॉजी है? मुझे तो हमेशा लगता था कि ये सब फैंसी लैब्स और जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स के बारे में है। राइट, वो मॉडर्न व्यू है। लेकिन यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी यानी ईएफबी इसे काफी ब्रॉडली डिफाइन करती है। बेसिकली वो कहते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी नेचुरल साइंस और ऑर्गेनिजम्स, सेल्स और उनके पार्ट्स का इंटीग्रेशन है, ताकि हमारे लिए प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बनाए जा सकें। इस डेफिनेशन में तो दोनों ही फिट होते हैं, पुराना वाला भी और नया वाला भी। तो चलो अब मॉडर्न व्यू पे फोकस करते हैं, जिसकी वजह से इतने सारे अमेजिंग ब्रेक थ्रूज हुए हैं। मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी बेसिकली दो मेन पिलर्स पर टिकी हुई है। ऐसे सोचो, एक है द कोड और दूसरा है द फैक्ट्री। ओके, इसको आराम से समझते हैं। पहला पिलर जेनेटिक इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर या कोड की तरह है। यहाँ हम एक ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मटेरियल यानी उसके डीएनए को डायरेक्टली बदल देते हैं। सोच लो, हम लाइफ की रेसिपी को ही रीराइट कर रहे हैं। द सॉफ्टवेयर, अच्छा समझ गई, जैसे कंप्यूटर के लिए कोड लिखते हैं वैसे ही, प्रिसाइसली। और दूसरा पिलर बायो प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग, वो हार्डवेयर या फैक्ट्री है। यहाँ हम ये पक्का करते हैं कि ये जेनेटिकली मॉडिफाइड सेल्स एक साफ सुथरे कंटैमिनेशन फ्री एनवायरनमेंट में बहुत बड़ी क्वांटिटी में ग्रो कर पाएं, ताकि हम उनसे लाइफ सेविंग प्रोडक्ट्स जैसे वैक्सीन या एंजाइम्स बना सकें। ओके मैम, पर हम पहले भी तो अच्छी फसलों के लिए प्लांट्स को क्रॉस ब्रीड करते थे, ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग इतना स्पेशल क्यों है? दैट्स अ ग्रेट क्वेश्चन। देखो, ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन थोड़ा अंदाजे वाला काम है। जब हम दो प्लांट्स को क्रॉस करते हैं तो डिजायर्ड जीन्स के साथ साथ बहुत सारे अनडिजायर्ड जीन्स भी आ जाते हैं। सब कुछ मिक्स हो जाता है, अच्छा भी बुरा भी। दूसरी तरफ जेनेटिक इंजीनियरिंग एक सर्जिकल स्ट्राइक जैसा है। ये हमें सिर्फ और सिर्फ डिजायरेबल जीन को अलग करके इंट्रोड्यूस करने देता है, कोई फालतू का जेनेटिक बैगेज नहीं। प्रिसिजन ही इसका सबसे बड़ा फर्क है। और इस प्रिसीजन को पाने के लिए हमें स्पेशल टूल्स चाहिए। ऐसे सोचो कि एक जेनेटिक सर्जन को एक पूरा टूल किट चाहिए होता है। चलो लाइफ के इन अमेजिंग इंस्ट्रूमेंट्स को अनबॉक्स करते हैं। ओह, एक टूल किट, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो इस टूल किट में 5 मेन चीज़ें हैं। पहले है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, ये हैं हमारी मॉलिक्यूलर सिजर्स। फिर आते हैं पॉलीमरेज एंजाइम्स जो बिल्डर्स का काम करते हैं। तीसरे हैं लाइगेजेस, मतलब मॉलिक्यूलर ग्लू। चौथे हैं वेक्टर्स जो हमारे डिलीवरी व्हीकल्स हैं। और आखिर में होस्ट ऑर्गेनिज्म जो हमारी फैक्ट्री बनेगा। मॉलिक्यूलर सिजर्स, तो ये डीएनए को काटते हैं कहीं से भी। हाँ, डीएनए को काटते तो हैं पर रैंडमली नहीं, यही तो जादू है। हर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स एक स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस को पहचानता है और सिर्फ वहीं से डीएनए को कट करता है। सबसे पहला जिसके बारे में पता चला था वो था हिम्ड आई, जो हमेशा एक स्पेसिफिक 6 बेस पेयर्स के सीक्वेंस पर ही काटता था। इससे हमें हर बार एकदम प्रेडिक्टेबल, एकदम प्रिसाइज कट मिलता है। हिंद 2, इको आरआई, इनके नाम इतने अजीब क्यों हैं? इनके नाम में ही इनका पूरा एड्रेस छुपा हुआ है। चलो इको आरआई का एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ ई आता है जीनस एस्चेरिशिया से, को आता है स्पीशीज कोलाई से, आर उस बैक्टीरिया के स्पेसिफिक स्ट्रेन RY13 से लिया गया है, और रोमन न्यूमरल आई बताता है कि ये उस स्ट्रेन से आइसोलेट किया गया पहला एंजाइम था। सिंपल है ना, नाम में ही पूरा कोड छुपा है। अब आते हैं डिलीवरी व्हीकल्स यानी वेक्टर्स पर। सोचो, एक मच्छर मलेरिया पैरासाइट को एक इंसान में कैसे ट्रांसफर करता है? वो काटता है और पैरासाइट ट्रांसफर हो जाता है। एग्जैक्टली, मच्छर एक नेचुरल वेक्टर है। बिल्कुल वैसे ही लैब में हम प्लाज्मिड्स यूज करते हैं। ये छोटे सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं जो एक फॉरेन जीन को लेकर होस्ट सेल के अंदर डिलीवर कर देते हैं। बेसिकली ये हमारे लैब के मच्छर हैं, बस बहुत ज्यादा प्रिसाइज। तो अब हमने डीएनए कट कर लिया और उसको डिलीवर करने का व्हीकल भी तैयार है।
पर उस फॉरेन डीएनए को वेक्टर के साथ जोड़ना भी तो पड़ेगा, है ना? यहाँ काम आती है हमारी मोलेक्युलर ग्लू, डीएनए लाइगेस। ये एंजाइम डीएनए के दो टुकड़ों को परमानेंटली जोड़ देता है और जब ये जुड़ जाते हैं तो बनता है एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल, बेसिकली एक नया हाइब्रिड डीएनए। अब जब हमारे पास सारे टूल्स हैं तो चलो जेनेटिक शेफ्स बन जाते हैं। देखते हैं कि इनको यूज करके जेनेटिक मॉडिफिकेशन की एक सिंपल 3 स्टेप रेसिपी कैसे बनती है। तो इसके 3 कोर स्टेप्स हैं। पहला, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द डिजायरेबल जीन, यानी उस जीन को ढूंढना जो हमें चाहिए। दूसरा, इंट्रोडक्शन ऑफ दिस जीन इनटू द होस्ट। और तीसरा और सबसे जरूरी, मेंटेनेंस ऑफ दिस जीन इन द होस्ट एंड इट्स ट्रांसफर टू द नेक्स्ट जनरेशन। ओके, चलो स्टेप 1 देखते हैं, आइडेंटिफिकेशन। डीएनए एक बहुत ही लंबी किताब की तरह है जिसमें बिलियंस ऑफ लेटर्स हैं। कुछ भी कट पेस्ट करने से पहले आपको वो एग्जैक्ट सेंटेंस, वो एग्जैक्ट जीन ढूंढना पड़ेगा जो आपको चाहिए। ये सबसे ज़रूरी पहला कदम है। एक बार जीन आइडेंटिफाई हो गया तो स्टेप 2 है इंट्रोडक्शन। अब हमारा डिलीवरी व्हीकल यानी प्लाज्मिड काम पर लग जाता है। हम इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को लेते हैं और उसे होस्ट सेल के अंदर डिलीवर कर देते हैं। वेक्टर सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अपना जेनेटिक पेलोड अंदर छोड़ देता है। ओके, तो जीन अंदर चला गया, काम हो गया। अभी नहीं, यह है स्टेप 3, मेंटेनेंस एंड ट्रांसफर। और यह सबसे क्रिटिकल स्टेप है। सिर्फ जीन को अंदर डालना काफ़ी नहीं है, हमें यह इंश्योर करना पड़ता है कि वो डीएनए होस्ट के अंदर जिंदा रहे, मल्टीप्लाई हो, और जब होस्ट सेल डिवाइड करें तो वो नया डीएनए उसकी अगली जनरेशन यानी डॉटर सेल्स में भी पास ऑन हो। तभी तो आगे की सारी सेल्स में वो ट्रेट आएगा। अच्छा, इस स्लाइड में जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है वो इस मेंटेनेंस का सीक्रेट है। अगर फॉरेन डीएनए के पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन या ओरी सीक्वेंस नहीं है तो होस्ट सेल उससे कॉपी ही नहीं करेगा और वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। अच्छा, तो ओरी एक तरह से सेल के लिए कॉपी कमांड है। एग्जैक्टली। ओरी साइट वो जगह है जहां से रेप्लिकेशन शुरू होता है। इसके बिना हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाती है। ओरी साइट के साथ होस्ट की मशीनरी फॉरेन डीएनए को कॉपी करती है और उसे डॉटर सेल्स में पास करती है। इसी प्रोसेस को क्लोनिंग कहते हैं। मैम, अब मुझे कैसे करना है वो समझ आ गया। टूल्स, प्रोसेस, सब कुछ अमेजिंग है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है क्यों? हम ये सब करते क्यों हैं? इस सब का पॉइंट क्या है? That is the most important question. चलो, अब इस पूरे प्रोसेस को उसके रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट से जोड़ते हैं, फ्रॉम द कोड टू द क्योर। तो सबसे जरूरी बात ये साइकिल है जो आप यहाँ देख रहे हो। हम एक काम का जीन ढूंढते हैं, फिर हम जेनेटिक इंजीनियरिंग यानी सॉफ्टवेयर एडिटिंग से उस कोड को होस्ट में डालते हैं, फिर बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग यानी हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग से उसे लार्ज स्केल पे ग्रो करते हैं, और आखिर में हमें एक प्रोडक्ट या सर्विस मिलती है, जैसे डायबिटिक्स के लिए इंसुलिन, पावरफुल नई वैक्सीन्स या हमारे किसानों के लिए कीटरोधक फसलें। बेसिकली हम बायोलॉजी को सिस्टमैटिकली यूज कर रहे हैं इंसानों की भलाई के लिए। हमने देखा कि हम कैसे दही बनाने जैसे सिंपल किचन प्रोसेस से आगे बढ़कर लाइफ के कोड को प्रोग्राम करने तक पहुंच गए हैं। ये दिखाता है कि हमारे हाथ में अब कितनी कितनी पावर है। तो मैं आपको और देखने वाले सभी लोगों को इस आखिरी सवाल के साथ छोड़ती हूँ। अब जब हम बायोलॉजी को प्रोग्राम कर सकते हैं तो हमें इंसानियत की कौन सी बड़ी समस्या को सॉल्व करना चाहिए? जरा सोचो, इसकी पॉसिबिलिटीज तो एंडलेस हैं। सोचो, जैसे एक मास्टर टेलर होते हैं, एक दर्जी। वो क्या करते हैं? कपड़े को काटकर, जोड़कर एक बिल्कुल नया डिजाइन बना देते हैं। नाउ व्हाट इफ आई टोल्ड यू कि हम बिल्कुल यही चीज कर सकते हैं, पर कपड़े के साथ नहीं, बल्कि लाइफ के फैब्रिक के साथ। इंटरेस्टिंग। आप डीएनए की बात कर रही हैं, राइट? बट हाउ कैन वी एक्चुअली टेलर इट? एग्जैक्टली। हर लिविंग थिंग का एक ब्लूप्रिंट होता है, एक कोड जिसे हम डीएनए कहते हैं। ये लाइफ का कपड़ा है, द फैब्रिक। और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, वेल, वो एक ऐसी टेक्निक है जो हमें एक एक्सपर्ट टेलर की तरह इस फैब्रिक को बिल्कुल आराम से कट करने, अलग अलग पीसेस को स्टिच करने और यहां तक कि हमारे नए डिजाइन की मिलियंस ऑफ कॉपीज बनाने देती है। सो बेसिकली हम लाइफ के कोड को एडिट कर रहे हैं। लेकिन ऑफ कोर्स कोई भी टेलरिंग शुरू करने से पहले एक मास्टर को अपने टूल्स को समझना पड़ता है ना? तो चलो, लेट्स ओपन अप आवर जेनेरिक टूल किट और देखते हैं कि हमारे पास काम करने के लिए क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स हैं। मोटे तौर पर हमारे इस किट में 4 मेन टूल्स हैं। डीएनए को काटने के लिए मॉलिक्यूलर सिजर्स हैं, फिर उन पीसेस को जोड़ने के लिए आती है मॉलिक्यूलर ग्लू।
हमें अपने डिज़ाइन को सेल के अंदर ले जाने के लिए एक डिलीवरी सिस्टम भी चाहिए, और फाइनली एक फैक्ट्री जहां हम उस डिज़ाइन को मास प्रोड्यूस कर सकें। ओके, तो ये एक्चुअल टूल्स नहीं है, राइट? ये सब बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स हैं। दिस साउंड्स लाइक अ कंप्लीट माइक्रोस्कोपिक वर्कशॉप। प्रिसाइसली, ये एक माइक्रोस्कोपिक वर्कशॉप ही है, और हमारा सबसे पहला टूल है कैंची, यानी मॉलिक्यूलर सिजर्स। साइंटिफिक टर्म्स में वी कॉल देम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। इनका काम है डीएनए के लंबे से धागे को, द लॉन्ग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, एक बहुत ही स्पेसिफिक जगह से काटना। यहां प्रिसिशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। राइट, तो जब आपने कपड़ा काट लिया, उसे सिलना भी तो पड़ेगा। उसके लिए हमें सुई धागा चाहिए। हमारे बायोलॉजिकल टूल किट में ये काम एक एंजाइम करता है जिसका नाम है डीएनए लाइगेज। ये एक मॉलिक्यूलर ग्लू की तरह काम करता है, अलग अलग डीएनए फ्रेगमेंट्स को जोड़कर एक नया सिंगल पीस बना देता है। दैट मेक्स सेंस। लेकिन एक बार हमने नया डिजाइन बना लिया, तो उसे वहां कैसे पहुंचाएंगे जहां उसकी जरूरत है? एक्सीलेंट क्वेश्चन। जैसे एक टेलर एक पेपर पैटर्न यानी खाका यूज करता है डिजाइन को कपड़े पर ट्रांसफर करने के लिए, वैसे ही हम बायोलॉजिकल वेक्टर्स यूज करते हैं। एक वेक्टर, फॉर एग्जांपल अ स्मॉल सर्कुलर पीस ऑफ डीएनए कॉल्ड अ प्लाज्मिड, एक गाड़ी की तरह काम करता है जो हमारे नए जीन को एक लिविंग सेल के अंदर ले जाता है। समझ लो, ये हमारी बायोलॉजिकल कुरियर सर्विस है। और आखिर में आती है हमारी फैक्ट्री, हमारा कारखाना। ये होता है होस्ट ऑर्गेनिज्म। यूजुअली ये एक सिंपल फास्ट ग्रोइंग सेल होता है, जैसे कि एक बैक्टीरियम। हम अपने वेक्टर को, जिसमें हमारा नया डिज़ाइन है, इस होस्ट में इंट्रोड्यूस करते हैं, और फिर ये फैक्ट्री, ये लिविंग सेल हमारे लिए मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ कॉपीज बनाना शुरू कर देती है। दिस इज ऑल फैसिनेटिंग मैम, लेकिन मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है। ये जो मॉलिक्यूलर सिजर्स हैं, ये एंजाइम्स, इन्हें इतने लंबे कॉम्प्लेक्स डीएनए स्ट्रैंड पर एग्जैक्टली कैसे पता चलता है कि कहाँ काटना है? इट साउंड्स अनबिलीवेबली प्रिसाइज। दैट्स द मोस्ट क्रिटिकल क्वेश्चन। देखो, दो तरह के कटिंग एंजाइम्स होते हैं। कुछ, जिन्हें एक्सोन्यूक्लियसिस कहते हैं, वो डीएनए स्ट्रैंड के एंड से काटते हैं। लेकिन हमारे काम के लिए, इस टेलरिंग के लिए, हमें कुछ ज्यादा प्रिसाइज चाहिए। हमें ऐसे एंजाइम्स चाहिए जो डीएनए के बीच में एक स्पेसिफिक पॉइंट पर काटें, बिल्कुल एक सर्जन के स्कैल्पल की तरह। इन्हें कहते हैं एंडोन्यूक्लियसिस। HindII was the very first one of this type to be discovered. तो इनका सीक्रेट क्या है? It's something called a palindromic sequence. और पैलिंड्रोम एक ऐसा वर्ड होता है जिसे आप आगे से पढ़ो या पीछे से, वो सेम रहता है, जैसे मलयालम। डीएनए में भी ऐसे स्पेशल सीक्वेंसेस होते हैं। यहां देखो, अगर आप टॉप स्ट्रैंड को 5 प्राइम टू 3 प्राइम पढ़ो तो ये है GAATTC। अब अगर आप बॉटम स्ट्रैंड को भी 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में पढ़ो तो वो भी है GAATTC। बस यही है वो मैजिक रिकग्निशन साइट जिसे एंजाइम ढूंढता है। और जब हमारी एंजाइम, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, इस सीक्वेंस को पहचान लेती है, तो वो दोनों स्ट्रैंड्स पर G और A बेसिस के बीच में एक कट लगा देती है। इससे ये सिंगल स्ट्रैंडेड ओवरहैंग्स बन जाते हैं, जिन्हें हम स्टिकी एंड्स कहते हैं। ये स्टिकी इसलिए हैं क्योंकि ये नेचुरली एक कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस को ढूंढकर उसके साथ पेयर अप करना चाहते हैं। ओह, आई गेट इट। तो इसलिए इनको स्टिकी कहते हैं, जैसे टेप के दो टुकड़े जो एक दूसरे से जुड़ने के लिए ही बने होते हैं। इससे तो जोड़ने का प्रोसेस बहुत आसान और एक्यूरेट हो जाता होगा। Yes, exactly. That's the genius of the system. But wait, मैम, इन एंजाइम्स के नाम इतने अजीब क्यों हैं? जैसे EcoRI, इसका क्या मतलब हुआ? वेल, ये एक साइंटिफिक शॉर्टहैंड है, एक कोड है इसकी ओरिजिन स्टोरी का। ई आता है उस बैक्टीरियम के जीनस से जिसमें ये मिला था, एस्चेरिशिया। को आता है स्पीसीज से, कोली। आर स्टैंड करता है उसके स्पेसिफिक स्ट्रेन के लिए, RY13। और रोमन न्यूमरल I का मतलब है कि ये उस स्ट्रेन से आइसोलेट किया गया पहला एंजाइम था। सो EcoRI बस इसका एड्रेस है। ओके, तो अब हम अपने टूल्स को जानते हैं और ये भी जानते हैं कि वो कितनी अमेजिंग प्रिसिशन से काम करते हैं। अब देखते हैं कि हम इन सब को एक साथ अपने वर्कशॉप में कैसे यूज करते हैं। ये एक बिल्कुल प्रिसाइज 3 स्टेप असेंबली लाइन है। प्रोसेस शुरू होता है द कट से, जिसे हम डाइजेशन कहते हैं। फिर आता है द जॉइन यानी लाइगेशन, और फाइनल स्टेज है द प्रोडक्शन, जिसे ट्रांसफॉर्मेशन एंड क्लोनिंग कहते हैं। चलो एक एक करके इन स्टेप्स को देखते हैं। Okay, so let's dive into step 1, digestion. यहाँ एक गोल्डन रूल है जो हमेशा याद रखना है।
जो जीन हमें आइसोलेट करना है, द सोर्स डीएनए, और जिस व्हीकल में हम उसे डाल रहे हैं, द वेक्टर डीएनए, दोनों को बिल्कुल सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटना पड़ता है। लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि वही एक तरीका है ये इंश्योर करने का कि उनके स्टिकी एंड्स एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हों, एक परफेक्ट लॉक इन की फिट बनाएं। अब स्टेप 2, लाइगेशन। हम अपना डिजायर्ड जीन लेते हैं और उसे कट किए हुए वेक्टर्स के साथ मिक्स करते हैं। क्योंकि उनके स्टिकी एंड्स परफेक्ट मैच हैं, वो आपस में ऑटोमेटिकली जुड़ जाते हैं वीक हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू। लेकिन ये जोड़ अभी कच्चा है, इट्स अ टेम्पररी बॉन्ड। इसे परमानेंट बनाने के लिए हम अपनी सुई धागा डीएनए लाइगेज को लाते हैं, जो इस कनेक्शन को परमानेंटली सील कर देती है। सो पहले स्टिकी एंड्स एक दूसरे को ढूंढते हैं और फिर लाइगेज आकर उस बॉन्ड को परमानेंट बना देता है। गॉट इट? और अब फाइनल स्टेप, ट्रांसफॉर्मेशन। हमारा नया डिजाइन, जिसे अब हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं, तैयार है। अब हमें इस नए इंजीनियर्ड प्लाज्मिड को अपनी फैक्ट्री यानी होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर डालना है। ये वो क्रूशियल स्टेप है जो हमें अमेजिंग चीजें करने देता है, जैसे एक सिंपल बैक्टीरियम को प्रोग्राम करना टू प्रोड्यूस अ कॉम्प्लेक्स ह्यूमन प्रोटीन, फॉर एग्जांपल इंसुलिन फॉर डायबिटिक्स। वाओ! तो वो एक छोटा सा बैक्टीरियम नए डीएनए के साथ एक मैसिव प्रोडक्शन हाउस बन सकता है। ये स्केलिंग अप होता कैसे है? एग्जैक्टली, यही तो इस प्रोसेस का असली मैजिक है, द पावर ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। हर बार जब होस्ट बैक्टीरियम डिवाइड होकर 2 सेल्स बनाता है, तो वो पहले अपने सारे डीएनए को कॉपी करता है, इंक्लूडिंग आवर रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। तो 1 सेल से 2 बनते हैं, 2 से 4, 4 से 8, और बस कुछ ही घंटों में आपके पास मिलियंस, इवन बिलियंस ऑफ टाइनी फैक्ट्रीज होती हैं, जो सब मिलकर वही चीज बना रहे होते हैं जो हमारे नए जीन में कोड की गई है। तो क्रूशल पॉइंट ये है कि हमने डीएनए की लैंग्वेज बोलना सीख लिया है। हम इन नेचुरल बायोलॉजिकल टूल्स को यूज करते हैं नॉट टू हाईजैक बट टू पार्टनर विद द मशीनरी ऑफ लाइफ। हमने इन माइक्रोस्कोपिक सेल्स को इफेक्टिवली, पावरफुल और एफिशिएंट मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउसेस में बदल दिया है, जिससे हम जीन्स, प्रोटीन्स और मेडिसिन्स बना सकते हैं। और ये कोड बिल्कुल यही कहता है। ये हमारी आज की पूरी जर्नी को ब्यूटीफुली समराइज करता है। हमने एक सिंपल टेलर के आइडिया से शुरू किया था, और हमने देखा कि कैसे ये टूल्स, द सिजर्स, द ग्लू, द डिलीवरी सिस्टम एंड द लिविंग फैक्ट्री, हमें लाइफ के कोड को डिजाइन और इंडस्ट्रियल स्केल पर प्रोड्यूस करने देते हैं। इससे ह्यूमैनिटी को जो पावर मिलती है, इट्स ट्रूली प्रोफाउंड। जरा सोचो, अब जब हम लाइफ के फैब्रिक के मास्टर टेलर्स बन गए हैं, हमारे पास काटने, जोड़ने और नए जेनेटिक डिजाइन्स बनाने की पावर है, तो अब आगे क्या? हम क्या अमेजिंग चीजें डिजाइन कर सकते हैं, फ्रॉम न्यू मेडिसिन्स टू हार्डियर क्रॉप्स। इट्स इनक्रेडिबल टू थिंक अबाउट। और ये भी सोचना पड़ता है कि इतनी पावरफुल टूलकिट के साथ कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं। द पॉसिबिलिटीज आर एज वास्ट एज लाइफ इटसेल्फ। आज हम एक ऐसी अमेजिंग टेक्नोलॉजी की दुनिया में चलेंगे जो बिल्कुल साइंस फिक्शन जैसी लगती है। आई मीन, जस्ट इमेजिन, अगर आप लाइफ के इंस्ट्रक्शन मैनुअल को, यानी डीएनए को एडिट कर पाते, एक जगह से कट किया और दूसरी जगह पेस्ट कर दिया, बेसिकली अ जेनेटिक कट एंड पेस्ट। इसी कमाल की साइंस को हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहते हैं। रेडी हो तो डाइव डीप? ओके, सो ये है हमारा आज का रोड मैप। सबसे पहले we'll start with the whole concept of genetic cut and paste. फिर हम वो molecular tools देखेंगे जो इस काम के लिए ज़रूरी हैं। उसके बाद we'll see how we deliver the gene to its new home, how to find the right cell, and finally हम इस टेक्नोलॉजी के फ्यूचर पर एक नज़र डालेंगे। Let's get started. Right, तो बेसिकली ये पूरा प्रोसेस इन 4 मेन स्टेजेस में होता है, जैसा आप यहाँ देख सकते हैं। फर्स्ट, आइसोलेशन, मतलब हमें जो जीन चाहिए, वो डिजायरेबल पीस ऑफ डीएनए, उसे हम उसके ओरिजिनल सोर्स से अलग करते हैं। सेकंड, इंसर्शन, उस जीन को हम एक कैरियर मॉलिक्यूल में डालते हैं जिसे हम वेक्टर कहते हैं। थर्ड, ट्रांसफर, इस वेक्टर को हम अपने होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर, जैसे कि एक बैक्टीरिया, में इंट्रोड्यूस करते हैं। और फोर्थ, एंड दिस इज द मोस्ट क्रूशियल पार्ट, सिलेक्शन, हम उन लाखों सेल्स में से उन सेल्स को ढूंढते हैं जिनके अंदर हमारा जीन सक्सेसफुली चला गया है। It's really like a whole assembly line but for biology. अब इससे पहले कि हम कुछ बनाएं, we need to understand our tools, right? कोई भी काम करने के लिए सही औजार तो चाहिए ही ना। तो चलो देखते हैं हमारे जेनेटिक इंजीनियरिंग टूल किट में क्या क्या है। हमारा सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट टूल है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। इन्हें आप मॉलिक्यूलर सिजर्स यानी जैविक कैंची समझ सकती हो। ये एंजाइम्स डीएनए को काटने का काम करती हैं।
पर इन अ वेरी वेरी स्पेसिफिक वे। वेट मैम, एक मिनट, ये सिजर्स को कैसे पता चलता है कि डीएनए को आखिर काटना कहाँ है? ऐसे रैंडमली कहीं भी कट कर देती हैं क्या? ब्रिलियंट क्वेश्चन। नहीं, ये बिल्कुल रैंडम नहीं होता। हर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का एक स्पेसिफिक रिकग्निशन साइट होता है, जैसे एक एड्रेस। वो डीएनए स्ट्रैंड में उस स्पेसिफिक सीक्वेंस को ढूंढता है और सिर्फ वहीं कट करता है। और देखो, इस डायग्राम में ये कट ऐसा होता है कि स्टिकी एंड्स बन जाते हैं। ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड ओवरहैंग्स हैं, ये बिल्कुल जिगसॉ पजल के पीसेस जैसे हैं, जो सिर्फ अपने कॉम्प्लीमेंट्री पीस के साथ ही जुड़ सकते हैं। इससे हमें 2 अलग डीएनए फ्रैगमेंट्स को जोड़ना बहुत आसान हो जाता है। ओह आई सी, तो ये स्टिकी एंड्स एक दूसरे से जुड़ने के लिए ही बने हैं। एकदम परफेक्ट फिट, समझ गई। एग्जैक्टली। अब हमने डीएनए को काट तो लिया, पर अब हमारे पास अलग अलग साइज के बहुत सारे टुकड़े हैं। हमारे काम का टुकड़ा, यानी हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट, उसको इस भीड़ में से कैसे ढूंढ कर निकालें? हाउ डू वी सॉर्ट देम? इसके लिए हम यूज करते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसे आप एक तरह की मोलेक्युलर छानी समझ लो, जैसे चाय की छानी होती है। हम डीएनए फ्रैगमेंट्स को एक जेल में, जो यूजुअली अगरोज से बना होता है, उसमें डालते हैं। फिर जब हम इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई करते हैं, तो जो छोटे टुकड़े हैं वो उस जेल के पोर्स में से तेजी से आगे बढ़ते हैं और बड़े टुकड़े पीछे रह जाते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे छानी से छोटी चीजें निकल जाती हैं और बड़ी ऊपर रह जाती हैं। इस तरह से डीएनए फ्रैगमेंट्स साइज के हिसाब से सेपरेट हो जाते हैं। ओके, ये छाननी वाला एग्जाम्पल अच्छा है मैम, लेकिन एक चीज समझ नहीं आई। डीएनए मूव ही क्यों करता है? मतलब इलेक्ट्रिक करंट से उसको क्या फर्क पड़ता है? दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि डीएनए मॉलिक्यूल्स पर नेचुरली एक नेगेटिव चार्ज होता है, उनके फॉस्फेट बैकबोन की वजह से। और फिजिक्स का सिंपल रूल है, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट। तो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो नेगेटिवली चार्ज्ड डीएनए पॉजिटिव एंड यानी एनोड की तरफ भागता है। और जैसा आप डायग्राम में देख सकती हो, जो सबसे छोटा फ्रैगमेंट है वो सबसे दूर तक गया है। सिंपल राइट? तो अब तक हमने डीएनए को काट लिया है और अपने काम के जीन को अलग भी कर लिया है। ग्रेट, पर एक अकेला जीन कुछ नहीं कर सकता। उसे अपने नए घर यानी होस्ट सेल तक पहुंचाने के लिए एक गाड़ी चाहिए। सो लेट्स टॉक अबाउट आवर जीन डिलीवरी सर्विस। ये जो गाड़ी है, इसे हम बायोलॉजिकली क्लोनिंग वेक्टर कहते हैं। ये एक जेनेटिक करियर सर्विस की तरह है, जो हमारे जीन को सेफ एंड साउंड होस्ट सेल तक डिलीवर करता है। सबसे कॉमन वेक्टर्स होते हैं प्लाज्मिड्स, जो बैक्टीरिया में पाए जाने वाले एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए होते हैं। दे आर परफेक्ट बिकॉज दे कैन रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली इनसाइड द बैक्टीरिया। अब हर वेक्टर में 3 चीजें जरूरी हैं। पहला, ऑरे या ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ये गाड़ी का इंजन है जो होस्ट सेल में वेक्टर को कॉपी करने का सिग्नल देता है। दूसरा है सिलेक्टेबल मार्कर, ये गाड़ी का आईडी बैज है जिससे हम इसकी पहचान कर सकते हैं। और तीसरा, क्लोनिंग साइट्स, ये लोडिंग डॉक्स है जहां हमारा जीन इंसर्ट होता है। मैम, ये आईडी बैच क्यों जरूरी है? इसका क्या काम है? अच्छा सवाल। चलो इसे PBR322 प्लाज्मिड के एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो, इसमें 2 सिलेक्टेबल मार्कर्स हैं, AMP-R और TET-R। ये दोनों जीन्स 2 अलग अलग एंटीबायोटिक्स, एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन के लिए रेजिस्टेंस देते हैं। ये आईडी बैज इसलिए जरूरी है ताकि हम उन सेल्स को पहचान सकें जिनके अंदर हमारा वेक्टर गया है, और जिनके अंदर नहीं गया उन्हें एलिमिनेट कर सकें। और यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आता है, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। सोचो, अगर हम अपना जीन TET-R जीन के बीच में डाल दें, तो वो TET-R जीन काम करना बंद कर देगा और यही आगे हमारे सिलेक्शन का बेस बनेगा। ओके, सो हमने अपना जीन वेक्टर में डाल दिया है। अगला स्टेप है इस वेक्टर को होस्ट सेल के अंदर भेजना। लेकिन असली चैलेंज अब शुरू होता है। इतनी सारी सेल्स में से उन सेल्स को ढूंढना जिनके अंदर हमारा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ है। होस्ट सेल के अंदर वेक्टर डालने के लिए हम एक टेक्निक यूज करते हैं जिसे ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, और इसका एक पॉपुलर मेथड है हीट शॉक। बेसिकली हम बैक्टीरिया को पहले ठंडे कैल्शियम सोल्यूशन में रखते हैं जिससे वो कॉम्पिटेंट हो जाते हैं, यानी डीएनए लेने के लिए तैयार। फिर अचानक से उन्हें 42 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं। इस झटके से बैक्टीरियल सेल वॉल में टेम्पररी पोर्स बन जाते हैं और प्लाज्मिड डीएनए अंदर चला जाता है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक फोर्सिंग देम टू स्वॉलो द डीएनए। अब हमारे पास एक मिक्सचर है जिसमें हर तरह के सेल्स हैं। तो सवाल ये है, हम उस एक सेल को कैसे ढूंढें जिसमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट सक्सेसफुली इंसर्ट हो गया है? हाँ मैम, ये तो बहुत मुश्किल लग रहा है। I mean, the efficiency of transformation must be very low. It's really like finding a needle in a haystack. बिल्कुल। बेसिकली हमारे पास 3 तरह के सेल्स हैं।
पहले नॉन ट्रांसफॉर्मेंस, जिन्होंने वेक्टर लिया ही नहीं। दूसरे ट्रांसफॉर्मेंस विद अ नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, जिन्होंने वेक्टर तो लिया पर उसमें हमारा जीन नहीं है, यानी एक एम्प्टी वेक्टर। और तीसरे रिकॉम्बिनेंस, ये हमारा जैकपॉट है। इन्होंने वो वेक्टर लिया है जिसमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है। हमारा गोल है पहले दो ग्रुप्स को हटाकर सिर्फ इन रिकॉम्बिनेंस को सेलेक्ट करना। एक तरीका है इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। याद है PBR 322? अगर हमने जीन को टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस TET-R वाले जीन में डाला था, तो अब वो सेल टेट्रासाइक्लिन पर ग्रो नहीं कर पाएगा, लेकिन एम्पिसिलिन पे कर लेगा। तो हम पहले सारे सेल्स को एम्पिसिलिन प्लेट पर ग्रो करते हैं, यहाँ नॉन ट्रांसफॉर्मेंस मर जाते हैं। फिर इन्हीं कॉलोनीज को हम एक दूसरी टेट्रासाइक्लिन प्लेट पर कॉपी करते हैं। जो कॉलोनी एम्पिसिलिन पर ग्रो हुई पर टेट्रासाइक्लिन पर मर गई, वही हमारा रिकॉम्बिनेंट है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। वी हैव टू मैनेज 2 प्लेट्स और उसमें गलती से ओरिजिनल रिकॉम्बिनेंट कॉलोनी को खोने का भी डर है। इट साउंड्स वेरी टाइम कंज्यूमिंग। एग्जैक्टली, तुमने बिल्कुल सही सोचा। इसीलिए साइंटिस्ट ने एक बेहतर और आसान तरीका डेवलप किया है, ब्लू वाइट स्क्रीनिंग। ये एक 1 स्टेप विजुअल सोल्यूशन है। इसमें अगर हमारा जीन सक्सेसफुली इंसर्ट हो जाता है, तो वो एक एंजाइम बीटा गैलेक्टोसिडेज को इनएक्टिवेट कर देता है, जो एक केमिकल सबस्ट्रेट से ब्लू कलर बनाता है। इसका मतलब अगर कॉलोनीज ब्लू हैं तो मतलब फेलियर, और अगर कॉलोनीज वाइट हैं मतलब सक्सेस। हमारी रिकॉम्बिनेंट्स वाइट कॉलोनीज हैं। सिंपल एंड ब्रिलियंट, राइट? तो अब जब हमने पूरा प्रोसेस समझ लिया है, फ्रॉम कटिंग द जीन टू सिलेक्टिंग द राइट सेल, चलो देखते हैं कि ये पावरफुल टेक्नोलॉजी कहाँ कहाँ यूज होती है। इट्स नॉट जस्ट लिमिटेड टू बैक्टीरिया। हम इस टेक्नोलॉजी से प्लांट्स और एनिमल्स को भी मॉडिफाई कर सकते हैं। प्लांट्स के लिए, जिनकी सेल वॉल बहुत टफ होती है, साइंटिस्ट जीन गन जैसी टेक्निक्स यूज करते हैं, जिसमें DNA कोटेड गोल्ड पार्टिकल्स को सीधा सेल में शूट किया जाता है। और एनिमल्स के लिए हम डिसआर्म्ड वायरसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो हमारे जीन को सेल के अंदर डिलीवर कर दें, या फिर माइक्रो इंजेक्शन से सीधे न्यूक्लियस में DNA इंजेक्ट कर सकते हैं। द पॉसिबिलिटीज आर ह्यूज। तो चलो एक बार पूरे प्रोसेस को क्विकली रिकैप करते हैं। ये एक साइकिल है। कट, हम मोलेकुलर सिजर्स से DNA काटते हैं। जॉइन, जीन को वेक्टर में जोड़ते हैं। ट्रांसफर, वेक्टर को होस्ट सेल में डालते हैं। एंड सिलेक्ट, सही रिकॉम्बिनेंट सेल को ढूंढ निकालते हैं। कट, जॉइन, ट्रांसफर, सिलेक्ट। Wow, it's a complete cycle that can create so many useful products, from medicines to better crops. ये तो पूरा समझ आ गया। Exactly. इन टूल्स को मास्टर करके हम सिंपल सेल्स को फ्यूचर की फैक्ट्रीज में बदल सकते हैं। ऐसी फैक्ट्रीज जो इंसुलिन, वैक्सीन्स, एंजाइम्स और ना जाने क्या क्या बना सकती हैं। हम लाइफ के कोड को सिर्फ पढ़ नहीं रहे, अब हम उसे लिख भी सकते हैं। तो ये थी टेक्नोलॉजी जो लाइफ के ब्लूप्रिंट को रीराइट कर सकती है। अब मैं आपसे ये सवाल छोड़कर जा रही हूँ, अगर आपके पास ये पावर हो, तो आप इससे दुनिया की कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहेंगे? क्योरिंग अ डिजीज, क्रिएटिंग अ सस्टेनेबल फ्यूल? सोचिएगा जरूर। कभी सोचा है कि ये जो गुलाब है, इसमें इतनी मीठी खुशबू आती कहाँ से है? या एक चीता इतना तेज कैसे भाग लेता है? इन सब का राज बेटा एक बहुत ही छोटे से मॉलिक्यूल में छिपा है, जिसे हम कहते हैं DNA। समझ लो, ये लाइफ का ब्लूप्रिंट है, और आज हम इसी अमेजिंग मॉलिक्यूल के सीक्रेट्स को खोलने वाले हैं। मैम, मैंने ना जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में इतना कुछ सुना है कि साइंटिस्ट्स DNA को चेंज कर सकते हैं, पर वो इस तक पहुंचते कैसे हैं? मतलब इतना छोटा होता है, और फिर उस पूरे के पूरे DNA में से वो स्पेसिफिक पार्ट कैसे ढूंढते हैं जिसके साथ उन्हें काम करना है? एक्सीलेंट क्वेश्चन। और आज हम इसी मिस्ट्री को सॉल्व करेंगे। बेसिकली हम जेनेटिक्स की दुनिया में एक थ्रिलिंग एडवेंचर पर जा रहे हैं। देखो, हम सीखेंगे कि DNA को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसमें परफेक्ट कट्स कैसे लगाते हैं, और फिर उसकी मिलियंस ऑफ कॉपीज कैसे बनाते हैं। रेडी हो? लेट्स बिगिन। DNA को ना एक बहुत बड़े सॉफ्टवेयर प्रोग्राम की तरह समझो, जिसमें मिलियंस ऑफ लाइंस ऑफ कोड हैं। अब उस प्रोग्राम को एडिट या डीबग करने से पहले तुम्हें पहले कोड को आराम से पढ़ना और कॉपी करना आना चाहिए, राइट? बिल्कुल वही चीज़ DNA के साथ है। हमारा पहला गोल है इस कोड तक पहुंचना और उसे ऐसी फॉर्म में लाना जिसके साथ हम काम कर सकें। तो ये है हमारा गेम प्लान, 3 सिंपल एक्साइटिंग स्टेप्स में। सबसे पहले हम परफॉर्म करेंगे एक एक्सट्रैक्शन, यानी DNA को उसकी सेल्यूलर छिपने की जगह से बाहर निकालेंगे। नेक्स्ट हम मारेंगे एक परफेक्ट स्निप, बिल्कुल प्रिसिजन के साथ DNA का वो हिस्सा काटकर अलग करेंगे जो हमें चाहिए। और फाइनली हम यूज करेंगे एम्पलीफाई, यानी उसकी लाखों करोड़ों कॉपीज बनाएंगे।
चलो एक एक करके समझते हैं। ओके, लेट्स डाइव इनटू आवर फर्स्ट चैलेंज। इमेजिन करो एक छोटा सा पुराना सा खजाने का संदूक जो एक सेल के अंदर बंद है। वो संदूक है न्यूक्लियस और उसके अंदर है हमारा अनमोल खजाना डीएनए। हमारा पहला मिशन है उस संदूक का ताला तोड़ना, उसे खोलना और उस कीमती डीएनए को आराम से बाहर निकालना। इस स्लाइड को देखो, ये सेल एक किले की तरह है और इसके अंदर के खजाने यानी डीएनए तक पहुंचने के लिए हमें इसकी दीवारों को तोड़ना पड़ेगा। इस प्रोसेस को सेल लाइसिस कहते हैं। ये बिल्कुल वैसा है जैसे अपने पिगी बैंक या गुल्लक को तोड़कर उसके अंदर से सारे सिक्के निकालना। ओह अच्छा, पर मैम एक डाउट है, एक बैक्टीरिया का सेल और एक प्लांट का सेल तो बिल्कुल अलग दिखते हैं। उनके वॉल्स अलग होती हैं, है ना? तो उन्हें तोड़ने का तरीका भी अलग ही होगा। दैट्स अ फैंटास्टिक ऑब्जर्वेशन। बिल्कुल सही सोचा। जैसे हर ताले की एक स्पेसिफिक चाबी होती है, बिल्कुल वैसे ही अलग अलग सेल्स को खोलने के लिए हमें अलग एंजाइमेटिक कीज चाहिए होती हैं। ये एंजाइम्स बेटा बेसिकली क्या है? ये छोटे से बायोलॉजिकल हेल्पर्स हैं जो केमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप कर देते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया के लिए हम यूज करते हैं लाइसोजाइम, प्लांट सेल्स के लिए सेल्यूलेज और फंगाई के लिए चीटिनेज। अब जब सेल टूट जाता है तो डीएनए के साथ साथ आरएनए, प्रोटीन सब कुछ बाहर आ जाता है। एकदम खिचड़ी बन जाती है। हमें तो सिर्फ डीएनए चाहिए, तो हम इस मिक्सचर को साफ करते हैं। जैसे चाय बनाने के बाद छन्नी से चाय पत्ती अलग करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही हम राइबोन्यूक्लियस डालकर आरएनए को और प्रोटीएज डालकर प्रोटीन्स को हटा देते हैं। सिंपल। वाओ! तो मैम ये जो टेस्ट ट्यूब में सफेद धागे जैसा दिख रहा है, ये असली डीएनए है। हम इसे अपनी आंखों से देख सकते हैं? यस बेटा, एग्जैक्टली। जब हम इस साफ सोल्यूशन में ठंडा ठंडा एथेनॉल डालते हैं तो प्योर डीएनए इन सफेद धागों की तरह अलग हो जाता है। एंड दिस राइट हियर ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ आवर फर्स्ट स्टेप, आइसोलेशन। चलो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट चैलेंज। अब हमारे पास पूरा डीएनए है जो एक बहुत ही लंबी किताब की तरह है, पर हमें तो सिर्फ एक स्पेसिफिक चैप्टर यानी एक जीन ऑफ इंटरेस्ट चाहिए। तो अब सवाल ये है कि उस पूरी किताब में से वो एक चैप्टर कैसे काटें? इसके लिए हम यूज करते हैं मॉलिक्यूलर सिजर्स। इनका साइंटिफिक नाम है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। नाउ व्हाट्स रियली इंटरेस्टिंग हियर इज कि ये एंजाइम्स अंधाधुंध कहीं भी नहीं काटते। ये डीएनए के सीक्वेंस को पहले रीड करते हैं और एक बहुत ही स्पेसिफिक जगह पर ही कट करते हैं, एकदम सर्जिकल प्रिसिजन के साथ। वेट मैम, एक सेकेंड, हमने डीएनए कट तो कर दिया, पर हमें पता कैसे चलेगा कि कटिंग आखिर हुई भी है या नहीं? वो तो हमें दिखता ही नहीं है। ग्रेट क्वेश्चन। उसके लिए हम यूज करते हैं एक टेक्निक जिसका नाम है एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसे डीएनए फ्रैगमेंट्स के एक रेस की तरह समझो। हम डीएनए को एक जेल में डालते हैं और करंट पास करते हैं। क्योंकि डीएनए पर नेगेटिव चार्ज होता है, वो पॉजिटिव एंड की तरफ भागता है। और रेस का रूल सिंपल है, जो फ्रैगमेंट जितना छोटा वो उतना ही तेज दौड़ेगा। इस तरह हमें अलग अलग साइज के सारे डीएनए के टुकड़े साफ साफ दिख जाते हैं। ठीक है, तो अब तक हमने डीएनए निकाल लिया और उसे काट कर अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट भी अलग कर लिया। पर एक नई प्रॉब्लम है, हमारे पास उस जीन की शायद 1 या 2 कॉपी ही है। इतने कम में तो कोई एक्सपेरिमेंट नहीं हो सकता। 1 कॉपी से बिलियंस ऑफ कॉपीज? मैम ये कैसे पॉसिबल है? ये तो ऐसा हुआ जैसे हमारे पास चावल का एक दाना हो और हमें पूरे शहर को खाना खिलाना है। एग्जैक्टली, स्कार्सिटी को अबंडेंस में बदलना है। एंड फॉर दिस वी हैव अ मैजिकल फोटोकॉपियर मशीन फॉर डीएनए। इस मशीन का नाम है पीसीआर यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। बेटा ये एक ऐसी रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी है जिसने बायोलॉजी को पूरी तरह बदल कर रख दिया है। ये डीएनए के लिए एक मैजिकल फोटोकॉपियर जैसी है जो हमें लैब के अंदर कुछ ही घंटों में एक डीएनए सेगमेंट की मिलियंस टू बिलियंस ऑफ कॉपीज बनाने देती है। Now, what's really interesting about this slide is the process. PCR 3 steps में काम करता है, जो बार-बार रिपीट होते हैं। पहला, denaturation. हम डीएनए को हाई टेम्परेचर पर हीट करते हैं, जिससे उसके दोनों स्ट्रैंड्स अलग हो जाते हैं। दूसरा, annealing. हम टेम्परेचर कम करते हैं, जिससे छोटे डीएनए के टुकड़े, जिन्हें प्राइमर्स कहते हैं, आकर स्ट्रैंड्स पे चिपक जाते हैं। और तीसरा, एक्सटेंशन। इसमें एक स्पेशल हीरो एंजाइम टैग पॉलीमरेज आकर प्राइमर से आगे नए डीएनए स्ट्रैंड्स बना देता है, बेसिकली कॉपी कर देता है। ये टैग पॉलीमरेज बहुत खास है क्योंकि ये इतने हाई टेम्परेचर पर भी आराम से काम करता है। तो हर साइकिल में डीएनए डबल होता जाता है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 एंड सो ऑन।
और लगभग 30 साइकिल्स के बाद हमारे पास एक जीन की कितनी कॉपीज होंगी? एनी गेस? अ लॉट। अराउंड 1 बिलियन। 1 बिलियन? मैम नो वे। ये ग्राफ तो देखो, शुरू में कितना धीरे धीरे और फिर एकदम से बूम, रॉकेट की तरह ऊपर। मतलब दिस इज अनबिलीवेबल। एक सिंगल कॉपी से 1 बिलियन। यस, दैट इज द पावर ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। यही तो है पीसीआर का मैजिक। और बेटा, इसी मैजिक की वजह से सोचो, हम क्राइम सीन्स पर मिले एक छोटे से ब्लड सैंपल से क्रिमिनल को पकड़ पाते हैं, या फिर याद है कोविड जैसी बीमारियों को इतनी जल्दी डायग्नोस कर पाते थे। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ दिस। इट्स अ ट्रू गेम चेंजर। तो अब हम एंड पर आ गए हैं। लेट्स पुट इट ऑल टुगेदर। हमने 3 चीजें सीखी। डीएनए को आइसोलेट करना, उसे प्रिसिजन से कट करना और फिर उसकी करोड़ों कॉपीज बनाना। ये 3 स्टेप्स ही मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी का फाउंडेशन है। सो द क्रूशियल पॉइंट इज, हमने एक सिंगल सेल से शुरू किया, उसके किले को तोड़ा, डीएनए को बाहर निकाला, उसे साफ किया, फिर मॉलिक्यूलर कैची से अपने काम का जीन काटा और आखिर में पीसीआर की कॉपी मशीन से उसकी इतनी कॉपीज बना ली कि अब हम उसे आराम से स्टडी कर सकते हैं या मेडिसिन बनाने में यूज कर सकते हैं। We transform something invisible and scarce into a powerful, scalable tool. अब तुम बताओ, now that you know कि हम लाइफ के इस कोड को कैसे निकाल, काट और कॉपी कर सकते हैं, अगर ये पावर तुम्हारे हाथ में हो, what would you build with it? सोचो, the possibilities, they are endless. Have you ever thought about a life-saving medicine like insulin? एक छोटी सी वायल में आने से पहले उसका सफर कहाँ से शुरू होता है? It's actually a fascinating journey, full of microscopic factories and massive engineering. आज हम इसी incredible process के बंदे हटाएंगे। चलो, शुरू करते हैं। मैम, जैसे आपने इंसुलिन का एग्जाम्पल दिया, ये वो ऐसी चीजें हैं जो लाखों लोगों की जान बचाती हैं। मेरे दिमाग में हमेशा से ये सवाल था कि आखिर इतने बड़े स्केल पर, मतलब मिलियंस ऑफ लोगों के लिए, ये बनती कैसे हैं? That's a great question. और इसका जवाब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट में है। सोचो, अगर तुम एक छोटे से बैक्टीरिया को एक नया सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दे सको, एक नई रेसिपी बेसिकली। यही है रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी का कोर आइडिया। हम इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को छोटी छोटी फैक्ट्रीज में बदल देते हैं, जिनको हम प्रोग्राम करते हैं हमारे लिए एक स्पेसिफिक प्रोटीन जैसे इंसुलिन बनाने के लिए। ओके, तो फैक्ट्री बनाने से पहले हमें एक परफेक्ट वर्कर चाहिए, राइट? तो सबसे पहला चैलेंज यही है, उस परफेक्ट सेल को इंजीनियर करना। मतलब हमें एक तरीका ढूंढना है जिससे हम अपने नए डीएनए इंस्ट्रक्शंस उस होस्ट सेल के अंदर डाल सकें। ये स्टेप पूरे प्रोसेस का फाउंडेशन है। आप देखो यहाँ पर साइंस कितनी स्मार्ट है। एक सेल की जो दीवार होती है, इट्स वॉल, वो एक किले की तरह होती है, बहुत सिलेक्टिव होती है कि अंदर क्या आएगा। तो साइंटिस्ट ने एक तरीका निकाला है जिससे सेल को कॉम्पिटेंट बनाया जाता है। बेसिकली वो सेल के गेट कीपर को कन्विंस करते हैं कि हे, दरवाजा खोलो, एक बहुत इंपॉर्टेंट डिलीवरी आई है, और वो डिलीवरी है हमारा नया डीएनए। वेट, मतलब ये हर बार काम नहीं करता? ऐसा नहीं है कि हमने डीएनए डाला और हर सेल ने उसे ले लिया? तो फिर आप उन थोड़े से सेल्स को कैसे ढूंढते हो जिन्होंने सच में डीएनए को एक्सेप्ट कर लिया है? बिल्कुल सही सोचा तुमने। इस प्रोसेस में एक कैच है। ये सरप्राइजिंगली तरीके से इनएफिशिएंट है। पहले स्टेप के बाद हमारे पास एक मिक्स्ड क्राउड होता है। ज्यादातर सेल्स वैसे के वैसे ही रहते हैं और कुछ गिने चुने सेल्स ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। उन थोड़े से सेल्स को ढूंढना, इट्स लाइक मैं तुम्हें एक पूरी पीली दाल की बोरी में से एक लाल दाल का दाना ढूंढने को कह दूं। इंडस्ट्रियल स्केल पर तो ये इम्पॉसिबल है ना? हमें कुछ ज्यादा स्मार्ट तरीका चाहिए। और ये रहा वो स्मार्ट सोल्यूशन, सिलेक्टेबल मार्कर। हम जो डीएनए सेल को प्रोटीन बनाने के लिए देते हैं, उसके साथ हम चुपके से एक और छोटा सा डीएनए का पीस डाल देते हैं। ये मार्कर जीन हमारी स्पेशल सेल को एक यूनिक सुपर पावर दे देता है। अब अगर हम दाल वाले एग्जाम्पल पर वापस आएं, तो ये ऐसा है जैसे हमने उस एक लाल दाल के दाने को अंधेरे में चमकने वाला बना दिया। अब उसे ढूंढना कितना आसान हो गया, राइट? यहाँ देखो एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल। हम अपने स्पेशल सेल्स को एक सुपर पावर देते हैं, एक एंटीबायोटिक से लड़ने की शक्ति। फिर हम उस पूरे मिक्सचर में वही एंटीबायोटिक डाल देते हैं। नतीजा, सिर्फ हमारे स्पेशल वर्कर सेल्स जिंदा रहते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं। ये एक ब्रिलियंट और बहुत ही इफेक्टिव तरीका है उन सभी सेल्स को फिल्टर करने का जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है। ग्रेट, तो अब हमें हमारा परफेक्ट वर्कर सेल मिल गया है। लेकिन एक वर्कर से तो फैक्ट्री नहीं चलती। अब हमें स्केल अप करना है, एक सेल से बिलियंस ऑफ सेल्स तक।
अब हम लैब से निकलकर एक मैसिव इंडस्ट्रियल ऑपरेशन की तरफ जा रहे हैं। एक लैब में छोटा सा फ्लास्क एक्सपेरिमेंट्स के लिए ठीक है, लेकिन जब हमें लाखों लोगों के लिए दवाई बनानी है तो हमें कुछ बहुत बड़ा चाहिए। बायोरिएक्टर्स, ये बहुत बड़े स्टेराइल टैंक्स होते हैं जिसमें हजारों लीटर आ सकता है। We're in a whole new league now. इस बायोरिएक्टर का मकसद सिंपल है, एक ऐसा परफेक्ट माहौल बनाना जिससे सेल्स जितनी जल्दी हो सके मल्टीप्लाई करें। ये जो तेजी से ग्रोथ होती है ना, इसे कहते हैं लॉग फेज। जितने ज्यादा सेल्स होंगे उतनी ज्यादा दवाई वो बना पाएंगे। तो उन्हें खुश कैसे रखें? यू क्रिएट अ परफेक्ट एनवायरनमेंट। सोचो, एक बायोरिएक्टर सेल्स के लिए एक 5-स्टार रिजॉर्ट जैसा है। परफेक्ट टेम्परेचर, परफेक्ट पीएच, 24/7 उनके फेवरेट खाने का बफे, सब कुछ जो होने चाहिए। ये इतना प्रिसाइज कंट्रोल होता है जैसे घर पर परफेक्ट दही जमाते हैं। अगर टेम्परेचर थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो दही ठीक से नहीं जमती। यहाँ तो स्टेक्स बहुत बहुत ज्यादा हैं। लेकिन इन सारे फैक्टर्स में से एक चीज मैनेज करना सबसे मुश्किल है, ऑक्सीजन। खुद सोचो, तुम्हारे पास एक लिक्विड में बिलियंस ऑफ जिंदा सेल्स हैं और उन सबको सांस लेनी है। उस घने बायोलॉजिकल सूप में हर एक सेल तक ऑक्सीजन पहुंचाना एक बहुत बड़ा इंजीनियरिंग चैलेंज है। और ये है वो मशीन जो ये सब मुमकिन करती है। इसमें एक एजिटेटर है जो सब कुछ मिक्स करता रहता है ताकि कोई सेल भूखा न रह जाए। इसमें स्टीम स्टरलाइजेशन के लिए पोर्ट्स हैं ताकि कोई कंटैमिनेशन ना हो, और सैम्पलिंग पोर्ट्स हैं ताकि हम अंदर के कंडीशंस को हमेशा मॉनिटर कर सकें। तो हम ऑक्सीजन की प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करते हैं? एक स्मार्ट डिवाइस से, जिसे स्पार्जर कहते हैं। ये टैंक के नीचे से स्टेराइल हवा के बबल्स छोड़ता है, जिससे लाखों छोटे छोटे बबल्स बनते हैं। इससे ऑक्सीजन का लिक्विड में घुलना आसान हो जाता है और हर सेल को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन मिलती है। एक ट्रिकी प्रॉब्लम का कितना एलिगेंट सोल्यूशन है ना? ठीक है, हमारे सेल्स मल्टीप्लाई हो गए और उन्होंने ढेर सारा प्रोटीन बना दिया है। फैक्ट्री ने अपना काम कर दिया है, बट काम अभी खत्म नहीं हुआ। हमारा प्रोटीन अभी भी बिलियंस ऑफ सेल्स, उनके वेस्ट प्रोडक्ट्स और बचे हुए न्यूट्रिएंट्स के साथ मिक्स्ड है। फाइनल स्टेज है इस मिक्सचर को हार्वेस्ट करना और अपने प्रोडक्ट को साफ यानी प्योरीफाई करना। इस प्रोसेस को हम कहते हैं डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। सबसे पहले हम पूरा क्रूड हार्वेस्ट, वो बायोलॉजिकल सूप कलेक्ट करते हैं। फिर अलग अलग फिल्टर्स और केमिकल स्टेप्स से हम अपने टारगेट प्रोटीन को अलग करते हैं, बाकी सारे कचरे को हटा देते हैं। और आखिर में हम उसे फॉर्म्युलेट करते हैं, यानी उसमें स्टेबलाइजर्स डालते हैं ताकि वो सेफ रहे और उसकी शेल्फ लाइफ लंबी हो। और ये शायद सबसे ज़रूरी बात है, क्योंकि ये फाइनल प्रोडक्ट पेशेंट्स को दिया जाएगा। क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स नॉन नेगोशिएबल हैं। हर बैच की सख्त टेस्टिंग होती है, क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं ये प्रूव करने के लिए कि ये सेफ और इफेक्टिव है। हमें 100% श्योर होना पड़ता है उसकी प्योरिटी, उसकी स्ट्रेंथ और उसकी सेफ्टी के बारे में। यहाँ गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, ज़ीरो। तो अब हम आखिर में आ गए हैं। चलो एक बार पीछे मुड़कर इस पूरी जर्नी को देखते हैं। ये एक बहुत ही प्रिसाइज और डिसिप्लिन्ड वर्कफ्लो है, एक सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स जहां हर कदम को परफेक्टली एग्जीक्यूट करना पड़ता है ताकि हम फाइनल क्योर तक पहुंच सकें। ये है पूरी जर्नी एक नज़र में। हम शुरू करते हैं आराम से प्रिसिजन जेनेटिक इंजीनियरिंग से, फिर सिलेक्टिव आइसोलेशन से हम अपना परफेक्ट वर्कर सेल ढूंढते हैं। उसके बाद हम एक बड़े बायोरिएक्टर में प्रोडक्शन को स्केल अप करते हैं और आखिर में हम फाइनल प्रोडक्ट को प्यूरिफाई करते हैं। 4 स्टेजेस, एक पावरफुल प्रोसेस। ये सच में एक कमाल की जर्नी है, एक जेनेटिक कोड की लाइन से शुरू होकर एक जान बचाने वाली दवाई तक। ये डिसिप्लिन प्रोसेस जिसका बेस कंट्रोल और सेफ्टी है, यही मॉडर्न मेडिसिन का दिल है। मैम, ये तो दिस इज जस्ट अमेजिंग। ये देखकर सोचने पर मजबूर हो जाता है इंसान कि अगर हम आज सेल्स को प्रोग्राम करके ऐसी चीज़ें बना सकते हैं तो फ्यूचर में हम और क्या-क्या लाइफ चेंजिंग चीज़ें बना सकते हैं।